स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज 28 जनवरी है। शुरू करेंगे आज के डेली करंट अफेयर। लेकिन सबसे पहले देखेंगे 28 जनवरी को इतिहास के परिप्रेक्ष्य में। तो 28 जनवरी का जो इतिहास है, अब प्रतिदिन आपको इसी प्रकार से हिस्ट्री ऑफ द डेज के अंतर्गत दिन की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। तो इसी क्रम में ये पहला होगा 28 जनवरी का इतिहास। देखिए फ्रेंड्स, 28 जनवरी 1943 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज ही के दिन 1943 में हिटलर ने जर्मनी के सभी युवाओं को जबरन सेना में भर्ती करने का आदेश दिया था। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना घटी आज ही के दिन वो थी कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को टाडा की एक अदालत ने आज ही के दिन सन 1998 में मौत की सजा सुनाई थी। अगला बिंदु है बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के 5 हत्यारों को 2010 में आज ही के दिन फांसी पर लटकाया गया था। लाला लाजपत राय का जन्म आज ही के दिन 1865 में पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुआ था और 1878 में एल डेली न्यूज़, नाम याद रखिएगा, एल डेली न्यूज़ अमेरिका में प्रकाशित होने वाला पहला दैनिक समाचार पत्र बना था। और चौधरी रहमत अली खान ने मुस्लिम लीग की मांग पर बनने वाले अलग राष्ट्र के लिए पाकिस्तान नाम दिया था 28 जनवरी के ही दिन। तो दोस्तों, ये बिंदु थे जो कि आज के दिन से संबंधित थे और ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके स्टडी जीके को काफ़ी इंप्रूव करेंगे और आने वाली परीक्षाओं में कई सारे अंक भी आपको दिला सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया। देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस यानी कि इंटरनेशनल कस्टम्स डे ये मनाया गया था हाल ही में गणतंत्र दिवस के ही दिन यानी कि 26 जनवरी को। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है, 26 जनवरी। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो कि मनाया गया 26 जनवरी को, इसका उद्देश्य होता है सीमा शुल्क प्रशासन को नेतृत्व, मार्गदर्शन और समर्थन को बढ़ावा देना। विश्व सीमा शुल्क संगठन वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन WCO के द्वारा 1953 में स्थापित हुआ था। विश्व सीमा शुल्क संगठन का जो मुख्यालय है ये मिलेगा आपको ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। वर्तमान में WCO वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन हैं इनका नाम है इनेरिक कैनन और महासचिव बने हैं कुनियो मुकीरिया। तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पहला बर्ड एटलस जारी किया है। तो दोस्तों देखिए, यह भारत ही नहीं वरन पूरे एशिया का पहला बर्ड एटलस है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि केरल ने इसे जारी किया है। तो विकल्प सी इसका करेक्ट है। याद रखिएगा, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में केरल ने अपना व भारत के किसी भी राज्य स्तर पर पहला बर्ड एटलस जारी किया है। इसे एशिया का पहला बर्ड एटलस भी आप कह सकते हैं। अभी तक बर्ड एटलस के नाम पर कोई भी इस प्रकार से एटलस जारी नहीं किया गया था। केरल बर्ड एटलस यानी कि KBA भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस है जिसमें सभी प्रमुख आवासों में विभिन्न पक्षी प्रजातियों के वितरण और बहुतायत के बारे में ठोस आधारभूत डेटा तैयार किया गया है, जिससे भविष्य के अध्ययन को प्रोत्साहन भी मिला है। रूस, चीन और ईरान के बीच कहाँ पर चीरू 2Q22 CHIRU 2Q22, इसको देखिए CH मतलब चाइना हो गया, I फॉर ईरान हो गया, RU फॉर रसिया। तो चीरू 2Q22 नामक सैन्याभ्यास कहाँ पर संपन्न हुआ है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ओमान की खाड़ी में। देखिए फ्रेंड्स, चीरू हाल ही में ओमान की खाड़ी में चीन, रूस और ईरान द्वारा आयोजित एक नौसैनिक अभ्यास है। चीन ने अभ्यास में भाग लेने के लिए विध्वंसक उरुमकी मिसाइल को भेजा है और देश अब अपने सैन्य सहयोग को गहरा करने की तलाश कर रहे हैं। रूस ने अभ्यास में भाग लेने के लिए अपने प्रशांत बेड़े की टास्क फोर्स भेजी है। इसमें पनडुब्बी रोधी युद्धपोत एडमिरल ट्रिब्यूट्स और नखीमो मिसाइल क्रूजर भी शामिल हैं। अब बात करें फ्रेंड्स 2021 के प्रमुख सैन्याभ्यास के बारे में। तो देखिए, मालाबार अभ्यास का 25वां संस्करण ये 2021 में हुआ था और ये गुआम द्वीप पर हुआ था, प्रशांत महासागर में, याद रखिएगा। मालाबार सेनाभ्यास का दूसरा संस्करण भी 2021 में ही आयोजित किया गया था। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। ऑसिंडेक्स
मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होने वाला यह युद्धाभ्यास है, इसका आयोजन 2021 में ऑस्ट्रेलिया में किया गया। खंजर नामक जो युद्धाभ्यास होता है भारत और किर्गिस्तान मिलकर करते हैं, इसका आयोजन 2021 में कहाँ पर हुआ था? बिश्केक, किर्गिस्तान में। इंद्र 2021 भारत और रूस के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है, इसका आयोजन 2021 में वोल्गोग्राद में हुआ, रूस में। जायद तलवार भारत और यूएई के बीच में हुआ, अबू धाबी में। अल मोहद अल हिंदी भारत और सऊदी अरब के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है, जबकि जायर अल बहर ये भारत और कतर के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। 2021 में इसका आयोजन हुआ फारस की खाड़ी में। समुद्र शक्ति नामक युद्धाभ्यास भारत करता है इंडोनेशिया के साथ, और इंडोनेशिया ने हाल ही में अपनी राजधानी को बदल दिया है, और इंडोनेशिया की राजधानी जो अब तक थी जकार्ता, अब वो राजधानी हो जाएगी बोर्नियो द्वीप। ठीक है, तो याद रखिएगा। हालांकि समुद्र शक्ति नामक जो युद्धाभ्यास हुआ था ये जकार्ता में ही किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, देखिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहते हैं इसे, यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में भारत रहा है 85, ऑप्शन 20 का करेक्ट है, 85वें स्थान पर। और अगर बात करें हम 2020 के बारे में, तो 2020 में भारत था 86 यानी कि 86वें स्थान पर। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि कुल 180 देशों में भारत का जो स्थान है वो 85 है। ठीक है, और इसको जारी कौन करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसे जारी किया जाता है। यह सूचकांक जो विशेषज्ञों और व्यवसायियों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के कथित स्तरों के आधार पर 180 देशों और क्षेत्रों को रैंक करता है। 0 से 100 के पैमाने का इसमें उपयोग किया जाता है। 0 का मतलब अत्यधिक भ्रष्ट और 100 का मतलब बहुत साफ। भारत की रैंक कितनी है? 40 है। 2020 में भी 40 रही थी, 2021 में भी 40 रही थी। और चाइना की रैंक कितनी है? 45 है। तो इंडिया 2020 में 86वें स्थान पर था, 2021 में इंडिया पहुंच गया है 85वें स्थान पर, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। पाकिस्तान 140वें स्थान पर है। ठीक है, और डेनमार्क ये पहले स्थान पर है, फिनलैंड दूसरे स्थान पर, न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर और नॉर्वे है चौथे स्थान पर। तो याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है CPI, इसको जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, याद रखिएगा। अब बात यहाँ पर हो रही है इंडेक्स की, तो आइए हम आपको कुछ रिवीजन करवा देते हैं। हाल ही में जारी हुए कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स है एग्जाम्स के लिए, जैसे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जारी हुआ था, इसमें इंडिया की रैंक थी 83rd। हारून्स ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी हुआ, इसमें भारत की स्थिति क्या थी? तीसरे स्थान पर। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत है 10वें स्थान पर। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक कितनी है? 56 है। ट्रेस ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क रैंकिंग 2021 यानी कि रिश्वतखोरी में भारत 82वें स्थान पर है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स जारी हुआ था, इसमें भारत की रैंक है 18वीं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रैंकिंग्स हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये आपका रिवीजन हुआ। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो डेफिनेटली इसका आंसर आपको पहले से पता है। देखो यहाँ पर रामगढ़ बिसधारी ये राजस्थान में स्थित है, आप जानते ही हैं। गुरु घासीदास ये छत्तीसगढ़ में है। रायमोना नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? असम में है। ओरंग भी कहाँ पर है? असम में ही है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आपको लगेगा कि रामगढ़ बिसधारी तो पहले से ही टाइगर रिजर्व है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र ने पहले ही रामगढ़ बिसधारी को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया था, लेकिन राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व इसे ऑफिशियली अभी मतलब हाल ही में जारी किया गया है। क्यों? क्योंकि रूस के व्लादिवोस्तोक में होने वाले ग्लोबल टाइगर समिट से पहले औपचारिक रूप से टाइगर रिजर्व के रूप में रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को राजस्थान के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है, और केंद्र ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले से ही इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है। भारत में अब कुल 53 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था रामगढ़ बिसधारी राजस्थान, और 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था गुरु घासीदास को। ठीक है, और एक प्रश्न और जो कि बहुधा पूछा जाता है वो है कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट को चलाया गया था। तो सारे बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना की किस कमान ने अभ्यास पश्चिम लहर, अब देखो यहाँ पर अभ्यास को एक्स फॉर एक्सरसाइज,
पश्चिम लहर एक्सपीएल 2022 आयोजित किया गया है किस भारतीय नौसेना कमान के द्वारा? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। ठीक है, पश्चिमी नौसेना कमान। ये बताओ कि पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखो फ्रेंड्स, पश्चिमी नौसेना कमान का मुख्यालय मुंबई में है, पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय विशाखापत्तनम में है और दक्षिणी नौसेना कमान का मुख्यालय है कोच्चि में। पश्चिमी नौसेना कमान ने संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर एक्सपीएल 2022 का आयोजन किया था और यह अभ्यास चला था कितने दिन तक? 20 दिनों तक। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पीएमसी बैंक और किस बैंक के विलय को मंजूरी मिल गई है? तो पीएमसी बैंक समझ रहे हो कौन सा बैंक है? पीएमसी बैंक गेस करो, आगे बताता हूं मैं आपको। फिलहाल ये समझो कि पीएमसी बैंक और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, और 25 जनवरी से अब पीएमसी बैंक ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के रूप में काम करना स्टार्ट कर दिया है। पीएमसी बैंक पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी कि पीएमसी बैंक और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक में कर दिया गया है, इनका विलय कर दिया गया है। पीएमसी बैंक की सभी शाखाएं 25 जनवरी से यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में काम कर रही हैं। इससे पहले दिसंबर 2021 में रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध मार्च 2022 तक बढ़ा दिया था। बात हो रही है यहाँ पर रिजर्व बैंक की, तो जैसा कि आप जानते हैं रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, लेकिन ये बिंदु याद रखना कि रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी किस कमेटी की अनुशंसा पर? तो हिल्टन यंग कमेटी थी। हिल्टन यंग कमेटी की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई और इसको नेशनलाइज किया गया 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अब ग्राफीन क्या है, समझ रहे हो? ग्राफीन फिलहाल फ्रेंड्स ग्राफीन इनोवेशन सेंटर यह स्थापित किया जाएगा कहां पर? तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि केरल में। तो भारत के पहले ग्राफीन सेंटर को केरल में डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल, आप जानते हैं कि भारत की जो पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी खुली थी वो केरल में ही खुली थी। तो डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल सीमेट त्रिचूर मिलकर स्थापित करेंगे और इस परियोजना के लिए कुल 86.41 करोड़ रुपए को मंजूरी मिली है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के द्वारा। ग्राफीन क्या है? ग्राफीन कार्बन का ही एक रूप होता है। यह दुनिया का सबसे पतला और सबसे मजबूत पदार्थ है। इसमें उच्च विद्युत चालकता होती है। टाटा स्टील लिमिटेड ग्राफीन इनोवेशन सेंटर का औद्योगिक भागीदार होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्टर कौन है? वही जो हमारे रेल मिनिस्टर हैं। कौन है? अश्विनी वैष्णव जी। तो ये आप याद रखना। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो नए चेयरमैन बने हैं इनका नाम है पुष्प कुमार जोशी, यानी कि विकल्प बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो एचपीसीएल की स्थापना हुई थी 1974 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको महाराष्ट्र में। भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन में, यानी कि जो विपणन मतलब मार्केटिंग, तो मार्केटिंग में कुल जो एचपीसीएल है वो 20.96% हिस्सेदारी रखता है। तेल शोधन में 10.3% की हिस्सेदारी है एचपीसीएल की। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने कितने नए जिलों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? तो फ्रेंड्स देखिए, आंध्र प्रदेश में अब कुल जिले हो जाएंगे कितने? 26 जिले, 13 नए जिले बनाए जाएंगे। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी रहा। और आंध्र प्रदेश के कुल 24 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को अब जिलों में बदल दिया जाएगा। पिछली बार जो जिला बना था वो 1979 में बना था। कौन सा? विजयनगरम। ठीक है, तो 13 नए जिलों के साथ अब आंध्र प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 26 हो गई है। देखो मैप में ये रहा आंध्र प्रदेश। ठीक है, मैप अगर आप देखे हुए तो ये रहा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के जो सीएम है कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। विश्वभूषण हरिचंदन है राज्यपाल। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 11 हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हो गई हैं? अब 25 हो गई हैं। यहाँ पर जो नेशनल पार्क हैं उनमें पापी कोंडा, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। इनमें से एक पार्क अक्सर एग्जाम में आता है। अब आपको बताना चाहेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में कि आंध्र प्रदेश के बांध कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर 4 मुख्य बांध हैं। नागार्जुन सागर बांध जो कि कृष्णा नदी पर है। श्रीशैलम बांध ये भी कृष्णा नदी पर है। दुलेश्वरम बांध ये है गोदावरी नदी पर।
और पोलावरम बांध ये भी है गोदावरी नदी पर। बेसिकली दो नदियों को याद रखना, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी दोनों ही बहती हैं आंध्र प्रदेश में, और इन्हीं दोनों पर मुख्य रूप से जो 4 बांध हैं आंध्र प्रदेश की वो बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का प्रश्न। अब देखिए ये तस्वीर पहचानिए और आपको ये बताना है कि हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया है। तो ये तस्वीर आपको पहचाननी है और इसका उत्तर आपको देना है। लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से। वीडियो पसंद आया तब प्लीज़ आप इसे लाइक जरूर किया करें, अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर कर दिया करें, और जितने भी आपके दोस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। और करंट अफेयर का वीडियो फ्रेंड्स आप जरूर देखा करें। देखो एक बार में देखकर करंट अफेयर तैयार नहीं होता है, कोई भी वीडियो होता है उसको साप्ताहिक रिवीजन उसका बहुत ही जरूरी है। यानी कि जो वीडियो आपने देखा तो उसके एक सप्ताह का वीडियो भी आप लोग जरूर देखा करो। मैं अब से आपको जो है प्रीवियस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सीधे क्लिक करके प्रीवियस वीडियो पर पहुंच सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। शीघ्र मिलेंगे आपसे हम एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।